हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसका नाम रखा गया संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब होता है इलाज। तो इसका मतलब ये है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके इलाज के लिए, इलाज मतलब उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने मौलिक अधिकार हैं हमारे उनकी रक्षा करता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बताया है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमारे मौलिक अधिकारों का अगर कहीं हनन होता है तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो उनकी सुरक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 32 के द्वारा ही एक आम नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 32, इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यहाँ पे ये समझना होगा, यहाँ राज्य के बारे में बताया गया है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती है तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। मान लिया कोई व्यक्ति तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो तुम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, उसके लिए तुम अपने जिला स्तर पर जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। मगर राज्य सरकार अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तब तुम्हें अधिकार मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करने के लिए 5 तरह के रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं जिनके जरिए हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। उन रिटों के नाम हैं, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट का नाम है परमादेश, तीसरी रिट है प्रतिषेध, चौथी रिट है अधिकार परीक्षा, और पांचवी रिट का नाम है उत्प्रेषण। ये पांचों की पांचों रिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका कोई क्रम नहीं है, कौन सी किस मैटर में जारी होगी और किस प्रकार के रिट हैं, इसमें क्या क्या बताया गया ये भी आगे पढ़ेंगे। मगर ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत में सबसे ऊपर होता है। उसके आदेश को कोई भी भारत में बैठा अधिकारी, कोई भी संस्था टाल नहीं सकती। तो 5 रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये रिट जारी करने का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यूएसए के संविधान से लिए गए, मगर ये 5 तरह के रिट ब्रिटेन के संविधान से जारी, उसके अंतर्गत जारी होती हैं। क्या है ये? ब्रिटेन में होता यह है कि ब्रिटेन में अभी भी राजा नियुक्त होता है, और वहाँ पे संसद भी है, प्रधानमंत्री बनता है। तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो व्यक्ति वहाँ के सम्राट या राजा के पास जा सकती है, और राजा अपनी तरफ से एक आदेश जारी करता है, और वो आदेश सरकार के जो कानून है उससे ऊपर होता है। तो इसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सरकार, भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बदल सकता है उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति के। जो रिट है हमारी उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो 5 तरह के रिट हैं उनमें सबसे पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी का मतलब किसी को कैद करना, प्रत्यक्षीकरण का मतलब सामने लाना किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना या सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, इसमें यह बताया गया है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे ये लगता है कि उसे गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा कि उस व्यक्ति को न्यायालय में तय समय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए। तो
तो इसके नाम से पता चला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना। तो ये तभी जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे गलत तरह से हिरासत में लिया गया है और तो उसे जेल में रखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जारी करेगा और एक तय समय के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और बताया जाएगा किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। दूसरी रिट का नाम है मैंडामस यानी परम आदेश। एक होता है आदेश और आदेश से भी ऊपर होता है परम आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये आदेश होता है जिसके ऊपर कोई भी आदेश नहीं होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम परमादेश रखा गया है। क्या बताया गया है परमादेश में? अगर इसका अर्थ देखें तो अर्थ होता है इसका हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। और किसके लिए दिया जाता है यह आदेश? तो यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारी के लिए जारी की जाती है और तब जारी की जाती है जब वो अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यानी कोई मान लिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और उसे जिस काम के लिए रखा गया है वो अपने काम को पूरा नहीं करता है, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट इसे जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति की अपील पर और उसे आदेश दे सकता है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है और उस व्यक्ति को करना ही होगा हर हाल में, क्योंकि इस आदेश को टाला नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। तो ये किसी भी सरकारी अधिकारी को, सरकारी संस्था को जारी की जाती है जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। तीसरी रेट है निषेध यानी प्रतिषेध। इसे हम निषेध भी कह सकते हैं, प्रतिषेध भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट होता है उसके लिए जारी की जाती है तब जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का किसी भी मामले को अपने यहाँ सुनवाई करता है, या हाई कोर्ट के द्वारा निचले न्यायालय को जारी की जा सकती है यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र में न आने वाले किसी भी मामले को अपने यहाँ सुनवाई करता है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को जारी की जाती है, इसलिए जारी की जाती है कि वो मामला उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तब ये जारी की जाती है ऊंचे न्यायालय द्वारा नीचे न्यायालय को। चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये तब जारी की जाती है ऊंचे न्यायालय द्वारा नीचे न्यायालय को जब उसके यहाँ बहुत ज़्यादा मामले लंबित हों, बहुत मुकदमे पेंडिंग में पड़े हों, तब वो ऊंचा न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। तब जब उसके यहाँ बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग हो तो उन्हें ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऊंचा न्यायालय अपने नीचे वाले न्यायालय को जारी करता है। लैंग्वेज समझ में ना आए तो जिस भाषा में मैंने बोला है बिल्कुल सेम इसी भाषा में तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट रिट है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा क्या होती है? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस संस्था को या उस अधिकारी को जारी की जाती है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी कार्य को करता है। मान लिया कोई व्यक्ति एक गांव के प्रशासन को चलाने के लिए रखा गया है, एक गांव के लिए, मगर वो पूरी तहसील को चलाने लगे या पूरे जिले को चलाने लगे तो वो उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला होगा। या और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी काम को करता है तो तब सुप्रीम कोर्ट इसे जारी कर सकता है कि तुमने किस अधिकार से इस कार्य को किया है, और वो व्यक्ति तब तक उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट और सही उत्तर नहीं देगा। तो किसी भी व्यक्ति को जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई भी कार्य करता है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। अब आगे शुरू होता है हमारा संविधान का भाग 4, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और किस तरह से इन्हें लागू किया जाता है। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार थे वो आम जनता को पावरफुल बनाते हैं, मगर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व गवर्नमेंट को पावरफुल बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। ये सरकार को शक्ति देते हैं और मौलिक अधिकार आम जनता को शक्ति देते हैं। तो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं ये नीति निर्देशक तत्व, और ये सभी जानते हैं कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इनका वर्णन संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत मिलता है। इम्पोर्टेंट है ये, 36 से 51 तक कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना है हमें। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनके लिए कोई भी व्यक्ति सरकार लागू करे या ना करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इन्हें लागू करना सरकार का दायित्व तो है, मजबूरी नहीं है। सरकार अगर इन्हें लागू नहीं भी करती है तो उस पे कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या कोई भी व्यक्ति सरकार को मजबूर नहीं कर सकता इन्हें लागू करने के लिए। इसलिए सरकार को पावरफुल बनाते हैं ये। इनका नाम है नीति निर्देशक तत्व। मतलब ये है कि नीति का मतलब होता है कानून या नियम। तो सरकार जब कानून बनाएगी तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। इसमें यही बताया गया है कि सरकार को कानून बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। कोई भी नीति बनाते समय कौन कौन से तत्वों का, कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। और ये सरकार के लिए जरूरी नहीं है, ये सरकार के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया सकता। आर्टिकल 36 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल परिभाषा दी गई है इनकी। 37 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्य सरकार का दायित्व होगा। तो आर्टिकल 37 में बताया गया है कि इन तत्वों को लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य का दायित्व होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऐसा राज्य बनाना जो लोगों के लिए मददगार हो, लोगों का भला हो और सामाजिक व्यवस्था बने। तो आर्टिकल 38 में बताया गया है ये। आर्टिकल 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में बताया गया है कि सरकार अपने यहाँ प्रशासन व्यवस्था को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए ग्राम स्तर पे एक संगठन बनाएगी जिसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा, और इसे बनाने से जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन सरकार का दायित्व होगा, आर्टिकल 40 में बताया गया है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये भी। आर्टिकल 41 में बताया गया है कि सरकार का दायित्व होगा कि अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पे काम उपलब्ध कराए, उन्हें शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराए। यानी कुछ दशाओं में काम पाने की, शिक्षा पाने की, लोक सहायता पाने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, ये सरकार का दायित्व होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए। जिस तरह बाद में 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था, ठीक उसी तरह से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए अनुच्छेद 45 में कि राज्य का दायित्व होगा अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाए। 0 से 6 साल तक और 6 से 14 तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना राज्य सरकार का दायित्व होगा। तो इसमें दोनों तरह की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि सरकार दायित्व करेगी, प्रारंभिक बचपन की देखभाल करेगी, यानी 0 से लेके 6 वर्ष तक जो शुरुआती साल होते हैं, जैसे हम प्रारंभिक बचपन कहते हैं या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। फिर 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा होती है
उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में बताई गई है, जो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछता है तो वो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। आर्टिकल 48 48 में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य सरकार अपने राज्य में सही ढंग से कराएगी। तो कृषि और पशुपालन संगठन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी। यह आर्टिकल 48 में बताया गया है। केवल उतना ही लिखना है जितना मैं बोले हूँ, उसे कॉपी में अपनी भाषा में लिख लें। इसमें ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है। और मेन तो इसमें जो हेडिंग है कृषि और पशुपालन संगठन, इतना ही याद रखना होता है एग्जाम के लिए, ये काफ़ी है। 48A या 48 के, तो पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा 48A में बताई गई है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये भी, 48A भी संविधान की। 49 कहता है कि राज्य में आने वाले राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी संस्थान या कोई वस्तु राज्य में अगर स्थापित है तो उनका संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार का दायित्व होगा। यानी राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी वस्तुएं राज्य में आएंगी तो उनका संरक्षण करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मतलब इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका के क्या दायित्व होंगे, न्यायपालिका के क्या दायित्व होंगे, दोनों के अलग अलग कार्य होंगे। तो उनके बारे में आर्टिकल 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। 51 इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य का दायित्व होगा। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में कि किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वर्णित है। तो राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि होती रहे लगातार। तो ये थे हमारे नीति नियोजक तत्व, जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। इसके आगे शुरू होता है संविधान का भाग 4A, जो बाद में जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य लाए गए। तो अगले वीडियो में देखेंगे।